हाय, आई एम अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 3 का, जो कि अभी परीक्षा के टाइम टेबल टेंटेटिव टाइम टेबल भी आ चुका है। सभी लोगों को पता भी चल गया होगा कि हमारा एग्ज़ाम लगभग मार्च मंथ में स्टार्टिंग से आपका पेपर भी चालू हो जाने वाला है। हमारे पास टाइम बहुत कम बचे हैं, इस वजह से हमको बहुत ज़्यादा अपने कंसेप्ट पे क्या करना, क्लियर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करें आप। और मैथ में अच्छा अगर आपको परफॉर्मेंस करना है तो हमें डेली क्या करना है, हर सब्जेक्ट वाइज हमको क्या करना, हर चैप्टर वाइज हमको क्या करना, डेली रिवीजन करना पड़ेगा, तभी हम मैथ में अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। वरना हम लोग पासिंग मार्क्स भी नहीं हो पाएंगे। तो इसी वजह से हम इसको टेस्ट सीरीज से आपके सामने लाए हैं। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और आप मेरे कोचिंग का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाके एसएस कोचिंग सेंटर टाइप कीजिए, या फिर मैं एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के मिल जाएंगे हर चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, क्योंकि आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसको एक एक नंबर हल्के में नहीं लेना है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमको अपनी तैयारी को क्या करना है, फोकस करना है। और मैथ में एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर मैथ में आपको एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपके पास कोई भी उसका समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप चाहें कि अगर एक दिन में हम मैथ में पढ़ करके अच्छा नंबर लाएं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के हमको नहीं आएगा। हमें डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो उसी प्लान के तहत हम पहले फर्स्ट चैप्टर का हमने टॉप 10 क्वेश्चन हमने वीडियो बना कर यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का, जो ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन हमारा इस तरह से रहेगा कि 5 हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के डिस्कस किया जाएगा और 5 क्वेश्चन हम रिटन टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो जितना ज़्यादा जरूरी हमारे लिए रिटन क्वेश्चन है उतना ही ज़्यादा हमारे लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमारे 2 नंबर के होंगे और 2 क्वेश्चन हमारे 4 नंबर के होंगे और 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को क्वेश्चन रिवीजन करने से पहले हम थोड़ा सा 3-4 फॉर्मूले हैं जो हम उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें, हमारे पास एक द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है। द्विघात समीकरण का अगर हमारे पास अगर इक्वेशन देखा जाएगा तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। ये हमारा होता है द्विघात समीकरण का इक्वेशन, ठीक है। इसमें हमको इस पूरे चैप्टर में हमको मूल निकालने के लिए आता है और मूल का प्रकृति ज्ञात करने के लिए आता है। ये 2 क्वेश्चन हमको आते हैं और उनकी सर्वसमीकाएं संबंधित हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से बस आपको इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको ये तीनों फॉर्मूले याद हैं तो लगभग में हमारा आधा काम क्या होता है, आसान हो जाता है। इस पूरे ट्रिक को समझा जाएगा कि ये ट्रिक एक्चुअली में है क्या। इस ट्रिक को समझाया जाएगा कि एक्चुअली में है ट्रिक क्या है। इसको आप फॉर्मूले को ध्यान से देख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है बी मूल की प्रकृति के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा जो मूल होगा, रूट्स होंगे, वो हमारे क्या होंगे, रियल यानी कि वास्तविक होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू अगर 0 हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मूल होंगे, जो हमारे रूट्स होंगे, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी कि जो भी x की वैल्यू अगर आएगी, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी इक्वल होंगे, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। यदि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से अगर कम आता है तो इसका मतलब कि हमारा मूल रियल नहीं हो सकता है, मूल रियल नहीं हो सकता है। अगर हमको किसी भी द्विघात समीकरण दिया हो और इस द्विघात समीकरण की अगर हमको वहाँ से मूल की प्रकृति निकालने के लिए बोलेगा तो हम यही फार्मूला का यूज करेंगे। इससे ज़्यादा और कोई भी हमको फार्मूला यूज नहीं करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और फटाक से हम वैल्यूएट करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि 0 से कम आ रही है कि 0 से ज़्यादा आ रही है। अगर 0 आ गया तो मूल समान होने चाहिए, अगर 0 से बड़ी आ रही है तो मूल वास्तविक होने चाहिए, अगर 0 से कम आ रहा है तो इसका मतलब कि मूल हमारे वास्तविक नहीं है। इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, विविधकर कहते हैं। क्या कहते हैं, विविधकर। कभी कभी हमसे 2 नंबर में पूछ लेता है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी हमसे पूछ लिया जाता है कि इस कोई द्विघात समीकरण देगा और द्विघात समीकरण देकर के आपसे ये पूछ लेगा कि इसका विविधकर क्या है।
आप बताइए, या फिर इसको पूछ लेगा आपकी मूलों की प्रकृति क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको 2 नंबर में भी यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन अब बहुत ही आसान होता है, सिर्फ थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट समझना है और बाकी सब तो आसान हो जाएगा। और ये इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि परीक्षा में इसकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है। आपको 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे ही फंस जाएंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन आपको कंफर्म है इस चैप्टर से आने ही हैं। 2 क्वेश्चन मेरी गारंटी है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे की तरफ अगर बढ़े, अगर आपको विविधकर पूछा जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हमारा विविधकर आ जाएगा, ठीक है। तो हम समय जाने करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस c इक्वल टू 0 तो c का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर हमको कोई द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो और हमको c का मान पे यहाँ पे निकालना है, तो अगर हम अपने द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे c पे कांस्टेंट और कांस्टेंट पे हमें कोई नंबर दिया नहीं है, यानी कि हमको उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फाइंड आउट करने के लिए हमको 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको इसी तरह से एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसी में से कोई आपको क्या करना है, उसमें से आपको टिक करना है और उसी को टिक करके आपको क्या करना है, अपने आंसर शीट में लिख देना है, सिंपल से। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब 1 नंबर का है तो कैसे निकालेंगे, हमको c का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे लगाते हैं और हमको यहाँ पे दिया गया है, कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि मूल समान हो। मूल समान हो तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसका c की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी जस्ट हमने अभी डिस्कस किया कि अगर मूल समान होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना होना, 0 होगा। तो फिर रखते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर अपने स्टैंडर्ड फार्मूला से अगर कंपेरिजन किया जाए तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b इक्वल टू 12 हो जाएगा और c इक्वल टू कितना हो जाएगा, c तो c ही रहेगा। यहाँ पे रखते हैं हम b सबकी वैल्यू रखते हैं 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू c इज इक्वल टू 0, 144 144 हो जाएगा, 4 3 12 c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको इधर ट्रांसफर किया जाएगा तो 12 c इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। तो c का मान कितना हो जाएगा, 12। हमको यहाँ पे c की वैल्यू कितना निकलेगी, फटाक से ना बिना सोचे हम c पे आंसर क्या करें, टिक कर देंगे। देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है। खाली आपको बस फॉर्मूले याद रखने हैं और फॉर्मूले अगर याद हो जाए तो हमें क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे दे दिया है मूल समान है। और मूल समान तभी होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी तब, क्योंकि हमने तीनों कंडीशन भी स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को स्लो 2 बार 3 बार देख करके आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका PDF आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको नोट आउट कर सकते हैं, आपको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, दिया हमको कि यदि 3x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो तो इसके मूल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहे हैं, मूल निकालना, हमें क्या करना है, मूल निकालना है। तो अगर इसके मूल निकालने हैं तो मूल का हमको वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सेकेंड क्वेश्चन हमको दिया है कि 3x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पहला मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, सेकेंड आपको ऑप्शन दिया है वास्तविक तथा भिन्न होंगे, तीसरा ऑप्शन दिया वास्तविक नहीं होंगे, फोर्थ आपको ऑप्शन दिया कोई नहीं। यानी अगर आपको द्विघात समीकरण दिया है तो इसके आपके मूलों की प्रकृति निकाले हैं जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम वही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो मूल समान होंगे, 0 से ज़्यादा आती है यानी प्लस में आती है तो यानी कि मूल वास्तविक होंगे, अगर 0 से कम आती है तो इसका मतलब कि हमारे मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये तीनों आएंगे, तीनों को फटाक से निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे 4 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय a का मान 3 हो जाएगा यहाँ पे, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 25 माइनस 4 3 12 12 3 के 36। अगर 25 में से अगर 36 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे
इसका मतलब कि हमारी जो वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। अगर वैल्यू नेगेटिव में आ गई, इसका मतलब है कि 0 से कम आ गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो मूल होंगे वास्तविक नहीं होंगे। फटाक से हम टिक पे आगे लगाएंगे और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए, इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल में हमको देख रहे हो वैल्यू दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इन्हीं चारों ऑप्शन में हमको कोई एक टिक लगाना है। मूल का मतलब अगर आपसे मूल ज्ञात करने के लिए पूछेगा तो इसका मतलब सिंपली x की वैल्यू ज्ञात करनी है। मूल की प्रकृति निकालने के लिए बोलेगा तो सिंपली आपको जो ऑप्शन दिया उसके आधार पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम मूल्य की मूल निकालते हैं। x² - 4 = 0, x² अगर ट्रांसफर करें तो 4 हो जाएगा, x को एक करड़ी में हो जाएगा 4, x प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि हमारे मूल कितने हो जाएंगे, आंसर नंबर सी पे टिक लगा देंगे। कितना हो जाएगा, +-2। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। क्योंकि अगर x पे 2 पावर है तो 2 मूल होंगी और दोनों को निकाल करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन है तो इस पर हम बहुत सारे अपना तो टाइम लॉस करने वाले हैं नहीं। इसके लिए फॉर्मूले होते हैं जो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मूलों का योग -b/a और मूलों का गुणनफल c/a। हमारे पास ये 2 फॉर्मूले होते हैं हमको जो कि क्या करना है, याद करना है। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आना ही चाहिए। एक नंबर के क्वेश्चन है, आपको आने ही चाहिए क्योंकि बहुत आसान होता है और फॉर्मूले भी आसान से याद हो जाएंगे। अगर आपको इसका पूरा फुल लेक्चर चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जा करके पूरा लेक्चर आप देख सकते हैं। मैंने इसके बहुत सारा डिटेल में इसका वीडियो बनाया हुआ है और हमने उसको बहुत बेसिक ढंग से उसको सारे फॉर्मूलों को डिस्कस किए गए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए, हमसे यहाँ पर पूछा गया है मूलों का योग, मूलों का योग पूछा गया है। तो अगर इसके क्वेश्चन की बात करें 5x² - 3x + 2 = 0, तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 2 और a की वैल्यू कितना हो जाएगी 5, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, हमारे ये ना b/a, तो कितना हो जाएगा -b/a = b की वैल्यू -3 यानी माइनस माइनस यहाँ पे +3 हो जाएगा और a की वैल्यू कितना 5, 3/5। इसमें कोई और ऑप्शन, ठीक है, आ गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इतना अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ा जाए तो अगर अगला क्वेश्चन आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, 3x² - 6x + 4 = 0 के विविधकर ज्ञात कीजिए। हमने स्टार्टिंग में विविधकर के बारे में आपको बता दिया था कि विविधकर d होता है d = b² - 4ac। हमको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर तैयार रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, d = b² - 4ac, जो कि d हमारा क्या होता है, विविधकर होता है। क्या होता है, विविधकर। तो b के जगह पे -6 हो जाएगा का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 हो जाएगी और c की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो 36 - 4 3 12 12 चौके 48, ठीक है। अगर 36 में से 48 घटा दिया जाएगा तो 2 और 1 यानी कि -12, ऐसा नंबर हो गया। सी पे टिक लगा देंगे, आंसर हमारा तैयार। देख रहे कितना आसान क्वेश्चन था, खाली बस हमको फॉर्मूले हमको क्या करना है, याद करने हैं, ठीक है। अब हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो फिनिश हो गए। अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ा जाए, दिया गया है, मैं ये नहीं कर रहा कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन कंसेप्ट एकदम बिल्कुल वही रहेगा जो हमारे तरीका रहेगा। क्वेश्चन आपको पैटर्न आपको एग्जाम में यही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, हमको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना प्रैक्टिस के मैथ क्वेश्चन नहीं हल कर सकते हैं तो इसके साथ साथ आप घर पे भी प्रैक्टिस करें ताकि आपको फ्लो हो, आपका अच्छा फ्लो हो, ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस खड़ा कर सकें। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से दें और देखें इसको। अगर देखा जाए
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, हमको दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ऐसे तो हम बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स होंगे, लेकिन हमको नंबर्स दो संख्या तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमको वो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन कितना हो 182 हो। तो इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सहायता से हमको किसको सॉल्व करना है, या दो नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हल करेंगे हम लोग। हल माना पहली संख्या x हो गई। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस x। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ने पे अगर 27 आ रहा है तो अगर 7 होगा तो दूसरा 20 होगा, जाहिर सी बात है। अगर दो संख्या ऐसी हैं जिनको जोड़ने पे 5 आ रहा हो, अगर उसमें से एक संख्या 3 है तो दूसरा कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर एक संख्या अगर एक हमने मान लिया है तो दूसरी संख्या योग में से घटा देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। और हमको अगला इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है कि इनका मल्टीप्लिकेशन 182 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमको पहली संख्या दूसरी संख्या अगर यहाँ फाइंड आउट हो गई है तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बस कर देना है। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब हो गया काम आपका आसान। फटाफट क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लिया जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, इसको एडजस्ट किया जाए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 182। इसको इधर लेकर आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि से कीजिए चाहे प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, किसी भी तरीके से करिए, आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि गुणनखंड विधि से अगर देखा जाए तो गुणा करने पे 182 आना चाहिए और इसको ऐड करने पे 27 आना चाहिए। गुणनखंड करते हैं, 2 से करें 9 1 और 13 से कटेगा 13 7 91, फिर 7 से 7 कम 7, यानी कि 7 दूना के 14 और 13, यानी हमको दो संख्याएं मिल गई 13 और 14। गुणा करने पे 182 आ जाएगा और ऐड करने पे 27 आ रहा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x अब माइनस 13x अब प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम इसको हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है ना, इसको आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक, एक बार इसको ले लिया जाए और एक बार इसको ले लिया जाए। अगर यहाँ से x कॉमन लिया जाए तो x माइनस 14 बचेगा, यहाँ से 13 कॉमन लिया जाएगा तो x माइनस 14 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक बार इसको लें एक बार इसको, तो x माइनस 40 एक बार हो जाएगा, x माइनस 31 भाई बराबर के 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। अतः हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 13 और 14। हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे कितना आसान था। बिल्कुल हमको जैसे सवाल बोला जा रहा है उसी तरह से हमको इसको रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद हमको क्या करना है, वैसे ही फॉलो अप करना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, दिया गया कि यदि द्विघात समीकरण, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2m इज इक्वल टू 0 के मूल x बराबर 2 और x बराबर 3 है तो k तथा m के मान ज्ञात कीजिए। हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इस द्विघात समीकरण जब दिया हुआ है और उसके मूल भी हमको दिया हुआ है, एक मूल x इज इक्वल टू 2 है और एक मूल x इज इक्वल टू 3 है। अगर इतना हमको दे रखा है तो इसका मतलब है कि k तथा m के मान हमको क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर द्विघात समीकरण के अगर कोई मूल आपको दिया हो तो अगर x की वैल्यू अगर 2 दी हुई तो अगर x की वैल्यू अगर उस समीकरण में रखा जाएगा तो उस वैल्यू पर उसकी पूरी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, तभी तो मूल कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार x इज इक्वल टू 2 रखा देंगे और एक बार x इज इक्वल टू 3 रखेंगे। दो समीकरण निकलेगा, दोनों समीकरण को सॉल्व किया जाएगा, फिर वहां से k और m की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हल में किया जाए,
x इज इक्वल टू 2 रखने पर रख दिया जाए समीकरण में, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, 4k हो जाएगा, और प्लस 2m बराबर के 0। इसको ट्रांसफर कर दिया जाए तो 4k माइनस के 2m बराबर के 12, 4k इधर चला जाएगा और 2m भी इधर आ जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 12 के लिए बच जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें यहाँ पे। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 रखने पर, x इज इक्वल टू 3 रखने पर रख दें यहाँ पे, तो 3 तिलिक के 9 तिलिक के 27 माइनस 3 दूना के 6k प्लस 2m बराबर के 0 हो गया। इसको ट्रांसफर उधर कर लें तो 6k माइनस 2m बराबर के 27, ये हो गया समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण मिल गए, दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, k और m की वैल्यू निकाल लें। तो अगर देखा जाए यहाँ पे 2m बराबर है तो दोनों समीकरणों क्या करेंगे, घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटाएं तो 4k माइनस 2m बराबर के 12, 6k माइनस के 2m बराबर के 27, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 4k में से 6 से जाएगा तो माइनस 2k बचेगा बराबर के, और 27 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 हो गया। तो k का मान कितना आ जाएगा, 15/2। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आएगी, 15/2। अगर हमको k का अगर वैल्यू पता चल गया हो तो हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी अगर k की वैल्यू पुट कर देंगे तो m का मान निकल जाएगा। तो हम इसी में समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 से करा जाए तो 4 इंटू k के जगह पे कितना रखेंगे, 50/2 माइनस 2, m का मान तो हमको निकालना ही है तो 2m रहने दें, और बराबर के 12, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, 15 दूना के 30 माइनस के 2m बराबर के 12। अब यहाँ पे 2m को इधर ट्रांसफर करें, 12 को इधर लेकर आते हैं, तो 30 अब प्लस 12 है तो इधर आके माइनस 12 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, और बराबर के 2m हो जाएगा, तो m का मान कितना आ जाएगा, 9। देख रहे हैं, बहुत आसानी से हमको क्वेश्चन इसका मिल गया, यानी कि k का मान 15/2 और m का मान कितना होगा, 9। क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए, ऐसा कोई है नहीं कि क्वेश्चन यही आएंगे आपको, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट अगर सीखा रहेगा तो क्वेश्चन हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, और एक कंसेप्ट तभी क्लियर हो पाएगा जब आप डेली क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, हमको पूछा गया था, मूल दिया रहा गया था और हमको k और m का मान निकालना है, तो हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड किया जाएगा। और आपको एक बात हमेशा याद रखनी कि अगर कोई इसी समीकरण का अगर आपको मूल दिया गया हो तो इसका मतलब ये है कि उस वैल्यू पे उस समीकरण का मान 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो मूल कहलाएगा, नहीं तो मूल बराबर, अगर x की वैल्यू अगर पुट करने पर उस वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो इसका मतलब का मूल नहीं होगा। ठीक है, अब हम अपने चलते अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट आउट भी करते रहेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मैं दे दूंगा, अगर आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, वहाँ से आप इसको प्रिंट आउट करके या फिर ऐसे मोबाइल में PDF करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से दिखाया, दिया गया कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, कोई 2 संख्या है उनके वर्ग किया गया होगा, उनको माइनस में घटाया गया होगा, तब जाकर के 180 आया होगा। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग
बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना है। कितना गुना है 8 गुना है। तो यानी कि हमको वो दोनों संख्याएं फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखकर घबराना नहीं है। जैसे बोला गया है वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो इसको देखा जाए कैसे किया जाएगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो फटाक से हम क्या करेंगे, माना बड़ी संख्या कितना x है। ठीक है, हमने बोला ना बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यानी बड़ी संख्या अगर x मान लेंगे तो उसका 8 गुना जो होगा वो छोटी संख्या का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। और छोटी संख्या मान लेते हैं, छोटी संख्या जो होगी बड़ी संख्या का 8 गुना हो गया। छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना हो गया। हमने लिख दिया 8 गुना। देख रहे हैं यहाँ पे, हमने माना कि बड़ी संख्या x है और हमने माना कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का जो वर्ग है वह दूसरी संख्या जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हमने 8 गुना यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 के बराबर। तब हमको बड़ी दो संख्या पता चल गई, दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। अब 8x यहाँ पे इसीलिए क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग है, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, और छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर, 8x के बराबर है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बराबर के 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं फैक्टर विधि से। तो 180, 290, 245, 9 5 45 और 5 एकम 5। हमको ऐसा